पिछले टॉपिक में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के चलने को जो रुकावट होती है उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला इसमें आता है रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ मटेरियल और लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। इस चीज के ऊपर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर के ऊपर सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। दूसरा रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहला, ये रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। एंड सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, अगर मैं पहले की बात करूंगा, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। दैट मीन्स अगर किसी सबस्टेंस की या कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब वो मोटापा, कितना मोटा कोई कंडक्टर या कोई वायर जो भी सबस्टेंस हो वो कितना मोटा है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ये प्रीवियस क्लास में भी आपने डिस्कस किया होगा। ये अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटापा बड़ा कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि इनवर्सली डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करता हूं और इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करता हूं, ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या निकलेगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। क्या यही बनेगा? R प्रोपोर्शनल है L अपॉन A के। अब यहां पे अगर मुझे इक्वल टू लाना है तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। क्या R बराबर आएगा रो L अपॉन A के? ठीक है, ये जो यहां पे रो लाया ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का ही नाम है रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल और कंडक्टर, जो भी लिखना है। ठीक, ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है। अब अगर हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी, तो अपनी प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट है, लेकिन ये रेजिस्टिविटी जो होती है ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है? हमने कहा था रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। पीछे आपने पढ़ा होगा इसमें रेजिस्टेंस ही डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर के ऊपर। बट असल में ये रेजिस्टिविटी जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब ये रेजिस्टिविटी जो है ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगी, क्योंकि ये सब्सटेंस को अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। अब अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूंगा, हमारे पास R है रो L अपॉन A के। यहां पे ये A जो है ये कहां है? डिवीजन में है। अगर मैं इसको चेंज करूं, शिफ्ट करूं, तो ये बनेगा RA अपॉन L इक्वल्स टू रो। ये रो का हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला रो का। अब यहां से अगर हम देखेंगे ये रो जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर के। क्यों? रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। दैट मींस अगर मोटापा बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी लेकिन रेजिस्टेंस घटेगी। अगर लेंथ बढ़ी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यहां पे लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टिविटी घट जाएगी। तो यहां से अगर हम इसका एसआई यूनिट डिराइव करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। एसआई यूनिट इसका क्या होगा? हमारा रो का, ये रेजिस्टिविटी का, सॉरी, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर और स्क्वायर कैंसल आउट, तो इसका एसआई यूनिट क्या आया? ओम मीटर आया। इसी ओम मीटर को हम एक और नाम भी देते हैं। क्या नाम है वो? लेट इट बी एसआई यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी क्या है? ओम, साथ में क्या आया? मीटर आया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम इस रो का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा? मास 1, लेंथ 3। पीछे हमने रेजिस्टेंस का आई थिंक डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, है ना? ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा।
यहां पे ये खत्म हो गया। अब अगर हम बात करेंगे, हमने मटेरियल्स को ऑन द बेस ऑफ रेजिस्टिविटी के बिहाफ पे हमने मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक्चुअल में चार कैटेगरीज है हमारी इसमें, तो बट मेन हम तीन को डिस्कस करते हैं। तीन तरह के मटेरियल, नेचर ऑफ सब्सटेंस जो हमने कहा, नेचर ऑफ मटेरियल जो होता है, हमने रेजिस्टिविटी के बिहाफ पे तीन कैटेगरीज में मटेरियल्स को डिवाइड किया है। वो तीन मटेरियल्स कौन कौन से हैं? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है डायरेक्टली। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगी। पर यहां पे उल्टा है, रेजिस्टिविटी के केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी। इसका ऐसे यूनिट ओम मीटर होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है M1L3T-3A-2 के बराबर होता है। ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस रेजिस्टिविटी की बिना पे हमने नेचर ऑफ मटेरियल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है? ये जो मटेरियल हमारे पास है रेजिस्टिविटी की बेसिस पे, पहला कंडक्टर, पहला क्या है? कंडक्टर है। अब कंडक्टर क्या होता है? वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जिसके बीच में से इजीली करंट फ्लो होती है, यानी रेजिस्टेंस कम होती है। वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? लो। वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। और इसकी रेंज कितनी होती है? कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टिविटी की रेंज कितनी होगी? रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी रो कितना होता है? 10⁻⁻⁴ तो 10⁻⁻8 ओम मीटर। इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज कितनी होती है? 10⁻⁴ टू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है। हमारे नॉर्मली जो मटेरियल्स घरों में वायर्स वगैरह जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वायरिंग वगैरह जो मेटल्स हमारे होते हैं वो कंडक्टर्स ही होते हैं। ठीक है। उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज 10⁻⁴ टू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। दूसरा वो है इंसुलेटर, वो मटेरियल जिनके बीच में से बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन सपोज हम करते हैं होगा भी, इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव ही नहीं कर पाएगा, वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। अब अगर हम बात करेंगे इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी? हाई रेजिस्टिविटी। इनकी रेंज कितनी होती है? रेंज ऑफ रो। कितनी रेंज होगी इनकी? अगर हम बात करेंगे इनकी रेंज जो होती है अबोव 10⁻⁸ ओम मीटर। अब यहां इसको समझिए, 10⁻⁻8 है, यहां पे 10⁻8 है, पॉजिटिव 8 है, 10⁻8 ओम मीटर, वहां 10⁻⁻8 ओम मीटर था। तीसरा मटेरियल जो है वो इनके बीच वाला है, जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टीवीज वगैरह है, वो मैक्सिमम जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही होते हैं, सेमीकंडक्टर के ही बिना पे वो बने हुए होते हैं। अब वो मटेरियल जिनके बीच में से थोड़ी बहुत करंट फ्लो हो जाती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत करंट इनके बीच में से फ्लो हो जाती है। अब इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? ना ये इंसुलेटर है ना तो कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की इनकी रेजिस्टिविटी होती है। इसके बाद अगर हम इनकी रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ रो, कितनी रेंज इनकी होती है? 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁶ ओम मीटर। (10⁻⁻⁴ और 10⁻⁶ ये पॉजिटिव 6 है। ठीक है। इतनी इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है।
अब इसके बाद दूसरा हमने बोला था ये रेजिस्टिविटी एक तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, वो ये हो गया। दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी हमने डिस्कस करना है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस किया होगा कि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली डिपेंड होती है टेम्परेचर के ऊपर। बढ़िया, इन केस ऑफ मेटल्स है, कंडक्टर्स है, किनके? कंडक्टर्स की बात है। हमारे यहाँ पे खाली हमें जो सिलेबस में है वो कंडक्टर्स के रिलेटेड पढ़ना है। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सबस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। अगर अब मैं यहाँ पे सपोज करता हूं मेरे पास चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर लिया, मैंने कितना लिया, रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगी टेम्परेचर की वजह से कितना लिया, डेल्टा आर। अब डेल्टा आर जितना चेंज होगा क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के? जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ही रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियसली ये पढ़ा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दैट मींस टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अब जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ही रेजिस्टेंस के अंदर भी चेंज आएगा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करता हूं। ठीक है, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दूसरा, अगर मैं बात करूं, क्या मैं इसको डेल्टा आर को बोलूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 के? आपके पापा का नाम क्या है? क्या मैं डेल्टा R को ये बोल सकता हूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 के? अब ये R1 क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग में जो मटेरियल की रेजिस्टेंस थी वो क्या थी? R1 थी। मटेरियल की स्टार्टिंग की जो रेजिस्टेंस थी वो R1 थी। ठीक है, अब ये चेंज इन रेजिस्टेंस के ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर भी। कैसे डिपेंड करेगा? अब अगर मटेरियल की रेजिस्टेंस पहले कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा? ज्यादा होगा। डिपेंड कर रहा है। अगर पहले ही ज्यादा है और हमने टेम्परेचर को घटा दिया तब क्या होगा? कम होगा। तो क्या ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर भी? अगर ये ज्यादा है और ये हमने कम किया तो ये भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ये कम है उसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं इन दो इक्वेशन से देखूं फ्रॉम 1 and 2, डेल्टा आर बोथ साइड से, तो ये क्या बनेगा? डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी R1। क्या मेरी इक्वेशन यही बनेगी? डेल्टा आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी R1 के। क्या ये इक्वेशन यही बनेगी? दोनों को कंबाइन करके डेल्टा आर किसके बराबर होगा? डेल्टा टी R1 के बराबर होगा। किसके बराबर? डेल्टा टी R1 के बराबर होगा। अब यहां पे इक्वल टू लाने के लिए अगर मुझे कोई कांस्टेंट लाना है, ठीक है, तो ये डेल्टा आर बराबर होगा अल्फा डेल्टा टी R1। अभी दोनों एक जैसे है, ठीक है, ये अल्फा है, कांस्टेंट है। ये क्या है? मतलब यहां कंफ्यूज हो जाओगे, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डेल्टा आर किसके बराबर है? अल्फा डेल्टा टी R1 के ऊपर ऑन कंबाइनिंग द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब जब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया मेरे पास यही है डेल्टा आर, चेंज इन आर, है ना? तो चेंज इन आर जो आएगा, रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगी वो क्या होती है? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं R2 माइनस R1 डेल्टा आर के बराबर होगा? डेल्टा आर के बराबर होगा फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस के, R2 माइनस R1 के, है ना? तो टेम्परेचर भी उसी तरीके से किसके बराबर होगा? T2 माइनस चेंज इन टेम्परेचर, यानी किसके बराबर होगा? फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1। कई बुक्स में आप इसको देखोगे TF माइनस TI, T फाइनल माइनस T इनिशियल, R फाइनल माइनस
आर इनिशियल, अब हमने यहाँ पे नंबरिंग में लिया, अब वैसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या ये बराबर होगा अल्फा R1, अंदर क्या बचा T2 माइनस T1, यही आएगा। डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1 बाहर रखा, अल्फा R1 को हमने बाहर रखा। क्या यही हमारी इक्वेशन यहां से बनेगी? हमारी इक्वेशन क्या यही बनेगी। अब अगर हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, ये अल्फा मुझे बोलो किसके बराबर होगा, ये अल्फा किसके बराबर होगा, ये इधर इसको मल्टीपल में है, उस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करता हूं तो ये क्या बनेगा, डिवाइड में बनेगा। तो ये अल्फा मेरा बराबर होगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1 के बराबर। क्या अल्फा इसी के बराबर होगा? ये हमारा अल्फा निकला। अब यहां से क्या हमें पता चला, R2 माइनस R1, ठीक है, दैट मींस ये अल्फा बराबर है R2 माइनस R1, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या है इसमें R1 ओरिजिनल रेजिस्टेंस या इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई साथ में क्या दिया है T2 माइनस T1, ये क्या है चेंज इन टेम्परेचर, और राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये अल्फा इसी के बराबर होगा चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल और ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो पहले थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाली रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, क्या इसी के बराबर होगा। अब इस अल्फा का एक और चीज याद रख लेना यहां से, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है, देखो रेजिस्टेंस नीचे भी ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब बचा टेम्परेचर, लेकिन कहां आएगा ये डिवाइड में, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तो ये क्या आएगा केल्विन इनवर्स, और अगर सेल्सियस में लिखना है तो सेल्सियस इनवर्स में आएगा क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। अब यहां पे हमारा ये अल्फा का खत्म हो गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को आगे बढ़ाऊं, ये जो मेरी इक्वेशन थी R2 माइनस R1 इक्वल्स टू अल्फा R1 T2 माइनस T1, क्या इसी के बराबर है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूं, क्या है ये R2 माइनस R1 इक्वल्स टू अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1, क्या मेरी यही इक्वेशन थी। यहां पे इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ये R2 है, मुझे फाइनल क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस ढूंढनी है कि कितना फर्क है उसमें। तो मुझे बताओ ये R2 जो है ये किसके बराबर आएगा, अगर मैं देखूं ये R2 किसके बराबर आएगा। क्या यहां पे ये R1 नेगेटिव है, अगर शिफ्ट करूं क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ये बनेगा अल्फा R1 प्लस R1 इंटू T2 माइनस T1, क्या यही इक्वेशन बनेगी सर, यही इक्वेशन होगी। R2 इक्वल्स टू अल्फा R1 अपना, ये यहां से उधर शिफ्ट किया, प्लस R1 इंटू T2 माइनस T1, क्या यही बनेगी इक्वेशन, है ना। अब अगर मैं इसको एक ही इक्वेशन कंसिडर करूं, एक ही पार्ट कंसिडर करूं, इसमें से मेरा कॉमन क्या निकलेगा, अगर मैं इसको एक ही पार्ट कंसिडर करता हूं तो इसमें मेरा कॉमन क्या निकलेगा, ठीक है। देखो क्या R2 इतना ही आएगा, ठीक है। यहां R1 कितनी बार है, अगर मैं R1 एक को बाहर ले लूं, ठीक है, इस वाले R1 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर मेरा क्या बचा, क्या बचा, ठीक है, या इसी वाले को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा 1 प्लस अल्फा, यही आएगा R1 इंटू 1 R1 प्लस R1 इंटू अल्फा अल्फा R1, अंदर क्या है T2 माइनस T1, क्या यही इक्वेशन बनेगी। R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 के बराबर आएगा। अब यहां से अगर मैं देखूंगा R2 रेजिस्टेंस का पीछे हमने फॉर्मूला निकाला था, यह रेजिस्टेंस हमारी जो होती है ये किसके बराबर होती है, हमें पता है रेजिस्टेंस जो होती है ये बराबर होती है रो L अपॉन A के, क्या यही इक्वेशन है। अगर मैं यहां पे R2 के अंदर इसको इसकी वैल्यूज को पुट करूंगा, ठीक है, R2 के अंदर क्या होगा रो 2, ये इक्वेशन क्या बनेगी, है ना, रो 2 L अपॉन A, लेंथ और एरिया तो सेम है, सिर्फ टेम्परेचर का हम देख रहे हैं, टेम्परेचर से क्या होगा इक्वल्स टू R1 की जगह रो 1 L अपॉन A। अब बचा क्या अंदर इस इक्वेशन में 1 प्लस
अल्फा T2 माइनस T1। क्या यही इक्वेशन बचेगी? रो टू एल अपॉन ए, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है रो एल अपॉन ए के, रो टू R2 की, ठीक है, रो वन R1 की एल अपॉन ए, लेंथ एंड एरिया और सेम, सिर्फ हमारी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर, साथ में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्या ये एल अपॉन ए और एल अपॉन ए कैंसिल आउट हो जाएगा? अब बचा क्या? रो टू किसके बराबर है? रो टू इस साइड क्या है? रो वन इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्या यही बचेगा? रो टू इक्वल्स टू रो वन इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन यहां से निकली, ये हमारी फाइनल इक्वेशन इसकी है। अब अगर यहां से हम देखेंगे मेटल्स जो होते हैं हमारे, कौन से मेटल्स के लिए ये अल्फा जो होता है ये होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। और वहीं पे सेमीकंडक्टर्स की और इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूंगा, किनकी किनकी? इलेक्ट्रोलाइट्स, सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इनके लिए ये अल्फा जो होता है ये होता है नेगेटिव। क्या होता है? अल्फा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ऐसा क्यों? मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती, बट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टेम्परेचर के, इनके केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इनके केस में ये अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब इसी का अपोजिट ये हमारा फाइनल निकला कि टेम्परेचर की वजह से एक मटेरियल या एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसकी फाइनल इक्वेशन है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक, कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा अगर हम करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा। किसका उल्टा? रेजिस्टेंस के उल्टे कोई हम कंडक्टेंस कहते हैं। इस कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बराबर होगा 1/R के, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट अगर मैं बात करता हूं क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट R का उल्टा है ना, ओम इनवर्स है ना, 1/ओम और ओम इनवर्स। इसी ओम इनवर्स को दूसरा नाम भी हम बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं? मोह। और एक नाम भी हम इसको बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर ज्यादा इस नाम को हम यूज नहीं करते, साइमन। क्या बोलते हैं? ठीक है, ओम इनवर्स और मोह और साइमन। दूसरा यहां पे हमारा आता है रेजिस्टिविटी का उल्टा, वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा जो होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ी कंडक्टेंस घटेगी, रेजिस्टेंस घटी तो कंडक्टेंस बढ़ी, यानी ये ज्यादा से ज्यादा करंट को कंडक्ट करेगा। ये वैसे यहां पे रेजिस्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? 1/ρ के। क्या यही है? ये बराबर होगा सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ के, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट कितना होगा? इसका ऐसा यूनिट कितना होगा अगर हम बात करेंगे, ठीक है। क्या है इसका ऐसा यूनिट? क्या है? 1/ओम मीटर, यही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को हम दूसरा नाम भी क्या देते हैं? मोह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और मोह मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। इसका ऐसे यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम मोह कहते हैं, मोह मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। यहां पे अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, फिर उसकी पावर्स को चेंज करना है, क्योंकि वो ऊपर जब जाएगा तो उसकी पावर्स क्या है? वो चेंज हो जाएगी। सपोज अगर मैं अभी हमने रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, अगर मैं यहां पे कंडक्टिविटी का लिखूंगा, कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होगा उसका उल्टा, उसका नीचे लिखना है, फिर ऊपर नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव पावर्स को नेगेटिव कर देना है। वैसे यहां पे अगर मैं दिखाऊं इसका डायमेंशनल फार्मूला, अभी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का सॉरी हम नहीं कहते, M1, तो यहां पे क्या आएगा? M-1,
ठीक है। L3 था, यहां पे क्या आएगा, L-3 आएगा, L-3। वहां T3 था, यहां पे T-3 था वहां पे, सॉरी, यहां पे क्या होगा, T3 होगा। और वहां पे एम्पियर कितना था, -2, और यहां पे क्या आएगा, एम्पियर 2 के बराबर आएगा। इसी तरीके से इसका भी अपोज कर देना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकल जाएगा। थैंक यू।